क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, खंड का में प्रश्न नंबर 1 का नंबर है, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है जयवर्धन अखंड भारत क्यों, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैनेन्द्र कुमार की रचना है जयवर्धन। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और साहित्य का मर्म, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अखंड भारत क्यों, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद की रचना है आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुवस्वामिनी, आत्मने पद। तो मेरे प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुवस्वामिनी नाटक है। फिर है आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की रचना है। फिर है कुटज है मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। और आत्मने पद है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की। इसके बाद गा नंबर प्रश्न है, डायरी विधा की रचना है ज़्यादा अपनी कम पराई, निठल्ले की डायरी, एक साहित्य की डायरी, प्रवासी की डायरी। यहाँ होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, डायरी विधा की रचना नहीं है, ठीक है, डायरी विधा की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा अपनी कम पराई, ये डायरी विधा की रचना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अपनी कम पराई किसकी रचना है? ये उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। डायरी विधा की रचना नहीं है। ज़्यादा अपनी कम पराई, ये उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। निठल्ले की डायरी, एक साहित्य की डायरी, प्रवासी की डायरी, ये तीनों डायरी विधा की रचना है। तो यहाँ पर निठल्ले की डायरी हरिशंकर प्रसाई की रचना है। एक साहित्य की डायरी, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। और प्रवासी की डायरी, ये है हरिवंश राय बच्चन की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है हरिशंकर प्रसाई का, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्ण सिंह का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, वियोगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। तो श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य के लेखक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। ये क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, परीक्षा गुरु, पथ के साथी, कलम का सिपाही। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं, ठीक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास है। पथ के साथी, ये संस्मरण विधा की रचना है और महादेवी वर्मा की है। कलम का सिपाही आत्मकथा है। कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है अमृत राय की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुंकार काव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो मेरे प्यारे बच्चों, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फिर है पिंजड़े की उड़ान किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, यशपाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, नागार्जुन की। तो ये यशपाल की कहानी है, पिंजड़े की उड़ान यशपाल की कहानी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। क्या है? 1943, ठीक है। अगर दूसरा तार सप्तक पूछ ले तो है 1951, तीसरा तार सप्तक पूछ ले तो 1959, ठीक है। चौथा पूछ ले तो 1979। और तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ बताने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा गद्यांश पहचानने की। तो अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी निपुण वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णवतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था।
वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जहाँ पर आपको दिख जाए कालिदास शब्द, ठीक है, और दिख जाए अशोक शब्द, ठीक है, तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि एक किस पार्ट से लिया गया है, अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछ रहा है संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या जिसकी करना है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी निपुण वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है, हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूमता था तब उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। जब यह अशोक के फूलों को अपने काली नीली चोटी में गूंथती थी तब उनके चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वाले की दृष्टि उनसे हटती ही नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संस्कृत के किस कवि ने कालिदास अशोक को सम्मानित किया। तो संस्कृत के कालिदास कवि ने अशोक को सम्मानित किया। फिर है किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। फिर है आसिंजनकारी। आसिंजनकारी का अर्थ होता है अनुराग उत्पादक। कर्णावतंस का अर्थ होता है कर्णफूला, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला, क्योंकि दो पूछता है आपको एक करना रहता है। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के प्रायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। तो यहाँ पर लेखक का नाम क्या है, हरिशंकर प्रसाई, और पाठ का नाम है निंदा रस। तो आपको निंदा शब्द से ही पता चल जाता है कि यह निंदा रस पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो व्याख्या किसके करना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची हुई है। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा और व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। व्याख्या लिखना है, कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है। वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। फिर अगला है निंदा किसकी पूंजी होती है। तो अभी पढ़े आप, निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। फिर है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ है सच्ची काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना, ऐसी कथा जिससे केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना है उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उसकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का क्या आधार होता है। तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल निंदा होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, क्या पूछ रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है, ठीक है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वाह सिंही अब भी हाहा गौमुखी गंगा, हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने अभी स्वयं यह माना, या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो ये जो है केकेई का अनुताप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकेई के किस रूप का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में विधवा केकेई श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो पूरे ने चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी केकेई के मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सिंघनी से प्रतीत होने वाली रानी केकेई आज दीनता के भाव से भरी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है,
सिंघनी और गौमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? तो सिंघनी और गौमुखी गंगा से अभिप्राय है कि सिंघनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गौमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो चुकी थी। कैकेयी ने के बदलते स्वभाव की कवि ने कल्पना की है। इसी कारण पहले प्रसंग में उसे सिंघनी और वर्तमान रूप के लिए गौमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र बताया गया है। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है, चलिए इसके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। राम और भरत के संवाद को सुनकर कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा है कि शपथ अर्थात सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है तथा मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह इसके अतिरिक्त और क्या करे, शपथ खाना उसकी व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा वाला देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। ठीक है, राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाते समय यदि कोई पृथ्वी पर सूखी हुई लता पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको ला करके श्री कृष्ण के पैर पाँव के पास गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, प्रेम से वंचित राधा। यूँ सीधे से प्रकट करना, इस प्रकार उन्हें सीधे सीधे बता देना कि प्रेम से वंचिता हो, प्रेम से वंचित, आपके प्रेम से वंचित होकर राधा अति मलिन होकर के नित्य सूख रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पीला पत्ता नए नए पेड़ का पत्ता जो पीला हो रहा है, तो प्यारे के दृगयुगल के सामने ला उसे, तो उसे श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाना। धीरे धीरे संभल रखना और यो बताना, धीरे धीरे उसे संभाल कर उनके सामने रखना और उन्हें बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि हमारा पीले पत्ते के समान पीला होना उनको बता देना। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, पाठ का शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक है पवनदूत का और पाठ के रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पाँव के पास गिरा देने को कहती है। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि वह प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही है। इसके बाद अगला है, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? तो प्रोसिता सा में उपमा अलंकार है, जहाँ पर सा सी से सम सरी समान दिख जाए वहाँ पर उपमा। उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसके करना है, वैसे व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यह बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। राधा कहती है कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बता देना कि उसी प्रकार राधा भी पीले पत्ते के समान पीली पड़ती जा रही है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक को मिलेंगे आपको। हरिशंकर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय। ठीक है, कैसे आपको लिखना है, जिस प्रकार हम बता रहे हैं वैसे आपको लिखना है। आपको 100% 5 अंक इसके लिए मिलेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। अब यहाँ पर है साहित्यिक परिचय, इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से होती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। इसमें लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध संग्रह, इसमें अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व,
उपन्यास में लिखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। आलोचना में लिखेंगे हिंदी साहित्य सहचर और सूर साहित्य कबीर। इतिहास में लिखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है प्रश्न नंबर 5 का खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसमें से हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1805 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने घर पर स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और अंत में क्षय रोग से पीड़ित होकर केवल 35 वर्ष की आयु में सन 1850 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से माना जाता है तथा 1857 से 1920 तक के काल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के एक महान कवि, सफल नाटककार, प्रसिद्ध संपादक और कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने उपस्थित हुए। इसके बाद है रचनाएं। रचनाओं में लिखेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाएं। पहला है काव्य, कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी। नाटक में लिखेंगे सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा हिंसा नाभोत। निबंध में लिखेंगे कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा, लीलावती आदि। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। अथवा बहादुर कहानी की कथावस्तु का सारांश लिखिए। 80 शब्द में भी है तो अथवा करके दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे पंचलाइट, फड़िस और नाथुरेण, यानी पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, पंचलाइट कहानी फड़िस और नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सारांश। इसमें लिखेंगे महातो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी मारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर के फिल्मी गाना गाता था। फिर आगे लिखेंगे फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुर्री काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब चल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रिट दे दो। इस पंचायत में स्प्रिट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है 7 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है यहाँ पर खंड खा। खंड खा में प्रश्न नंबर 8 का है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 संदर्भ के लिए। तो चलिए देखते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा, उसके गद्य पद्य में लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम, लालित्य भावों के समझने की शक्ति और सुनने की मधुरता अद्वितीय है। किम बहुना, अधिक क्या कहना। चरित्र निर्माणार्थ माने चरित्र के निर्माण में यादर्शी माने जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत वांग्यम ददात, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित अन्यत, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूता नाम मूलभूत मानवीय गुण नाम मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, नायत तादर्शी, वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है क्योंकि इसमें 2 अथवा करके पूछता है, एक करना रहता है आपको। तो चलिए देखते हैं अथवा वाला। महान विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार असित एवं कुशल पत्रकार थे। यानी महामना मदन मोहन मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर
पत्रकार थे। परमस किंतु सर्वोच्च गुण, इनका सर्वोच्च गुण जन सेवयो आसीत, जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप, ये जहाँ कहीं भी, ये जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड़े मांस पश्यत, पीड़ित देखते थे। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रयो सा शीघ्र में हो, तत्शीघ्र ही वहाँ उपस्थित होकर के सर्वविधम माने सभी प्रकार से सहायता चाकरो, सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस स्वभावसित, प्राणियों की सेवा करना उनका स्वभाव था। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के महामनामालवीय पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अनुवाद आप देख सकते हैं। इसके बाद है खा नंबर 8 का खा। निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का है। जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्णता घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सर्व विधानाम, सभी विधानों में धर्म और धन का सा हेतु माने यही कारण है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत निर्देशिका के सुभाषित अर्थान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है 1 करना रहता है। ना मैं रोस्ते भद्रवा उल्लूकस विशेषणम, ठीक है, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य, इस क्रोधहीन का मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्य, क्रोध करने पर यह कैसा होगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 2-2 अंक के 2 करना रहता है। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्ता आसन, पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कस्य साहित्य सरसम मधुरम चास्ति, संस्कृत साहित्य सरसम मधुरम चास्ति। फिर है करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए करुण रस देख लेते हैं। तो लिखेंगे शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव, ऐसे लिखेंगे। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। फिर है उपमा अथवा उत्प्रेक्षा। तो उपमा देख लेते हैं, जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक, गाने का उदाहरण, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, है ना, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और यह सममात्रिक छंद है। उदाहरण लिख देंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इसके बाद देखते हैं आगे 11 नंबर में क्या है, निबंध। 9 नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन निबंधों को आप तैयार करेंगे। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या कारण और निवारण, वन संरक्षण का महत्व। इसके बाद है 12 का पहला, पवित्रम का संधिविच्छेद। तो पो प्लस इत्रम, पो प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इत्रम, पो प्लस इत्रम। फिर अगला है हरेव का संधिविच्छेद है। तो हरेव का संधिविच्छेद होता है हरे प्लस औ, हरे प्लस औ। इसके बाद अगला है दोग्धा का संधि विच्छेद। तो दोध प्लस धा, ठीक है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए, किन्हीं 2 का समास का नाम लिखिए। प्रतिदिनम, यहाँ पे प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है, कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग। तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिनम दिनम, अगर विग्रह पूछता है तो, ठीक है। तो समास का नाम, इसमें प्रति उपसर्ग है अव्ययीभाव समास। निर्दोष निर्दोष, इसमें निर उपसर्ग लगा है तो अव्ययीभाव समास। सज्जना, सज्जना में कौन सा है, कर्मधारा है समास। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। 8 नंबर का होता है, तो ये पहला वाला देखते हैं, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आपके विद्यालय का नाम कोई भी डाल दीजिएगा और पता डाल दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा विषय, छात्रवृत्ति प्रदान हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद आगे लिखिएगा, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, आप नाम लिख दीजिएगा, कक्षा का नाम, का विद्यार्थी हूँ, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं मोहन कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ, मेरा
अध्ययन में प्रदर्शन सदैव अच्छा रहा है, उत्कृष्ट रहा है। मैं हर वर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ, किंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मेरी पढ़ाई में कठिनाइयाँ आ रही है। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त नहीं है कि वे मेरी शिक्षा का पूरा खर्च उठा सकें। ठीक है, आगे लिखेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी शिक्षा जारी रख सकूं। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर सादर आपका नाम, कक्षा, तो नाम वाम लिखना नहीं परीक्षा में, आभाषा लिख देंगे। इसके बाद है 14 का पहला लघुता में प्रत्यय है। लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तो लघुता में है तल प्रत्यय। ठीक है, लघुता में तल प्रत्यय है। फिर अगला है किस शब्द में मतु प्रत्यय लगा है? धीमान में। ठीक है, धीमान में मतु प्रत्यय लगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करें। 2 अंक का होता है। ग्रहम परिता वनम अस्ति, तो जहां पर दिख जाए अभिता परिता समया निक्सा, अभिता परिता समया निक्सा, ठीक है, और हा दिख जाए, प्रति दिख जाए, तो जैसे यहाँ पर क्या आया है? परिता आ गया है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इसके बाद है सा सिरसा खल्लौटा। एनांग विकारा सूत्र है यहाँ पे। एनांग विकारा यानी शरीर में कोई विकार हो, कोई कमी हो। ठीक है, तो वहाँ पर वह सिर से गंजा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। फिर है देवभ्य स्वाहा। स्वाहा शब्द दिख जाए, स्वधा शब्द दिख जाए, है ना, अलम शब्द दिख जाए, वसट शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि कौन सी विभक्ति है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।